हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को पढ़ रहे हैं, जो कि ये बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस और ये एमए में सेमेस्टर 4 या 5 के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये आज जो है हम संगठन के आधार यानी बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पहला अध्याय था लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। दूसरा था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, और तीसरा जो अध्याय था वो था नवीन लोक प्रशासन, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा जो अध्याय था वो लोक प्रशासन की पद्धतियाँ और उपागम। ठीक है। और ये जो पाँचवा है, ये पाँचवा लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका है कि संगठन का आधार। तो ये संगठन के आधार में हमें क्या क्या पढ़ना है जान लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को जानेंगे, परिचय को जानेंगे कि संगठन का आधार का क्या परिचय है। फिर संगठन का कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, उसे पढ़ेंगे। फिर संगठन और प्रशासन में अंतर को पढ़ेंगे। फिर संगठन के कितने प्रकार है, प्रकार को जानेंगे। फिर संगठन के आधार को जानेंगे, क्या इसका बेस है। ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक निगम को पढ़ेंगे, सार्वजनिक निगम के अर्थ, परिभाषा, जो कि संगठन में ही आता है। फिर सरकारी निगम को जानेंगे। फिर सरकारी निगम के उदय को पढ़ेंगे। फिर इसका उद्देश्य, विशेषता। ठीक है। इन सारी बातों को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संगठन के आधार का परिचय हम जानते हैं कि हम किसे जो है संगठन कहते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर में जो थॉट दिया है ये मूने ने दिया है। इन्होंने कहा है कि संगठन उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव समाज। ठीक है। ये इनका थॉट है, किनका, मूने का है, जो कि कभी कभी परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, कि संगठन उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव समाज है। किसने कहा है? तो मूने ने कहा है। ठीक है। तो परिचय को जान लेते हैं कि संगठन का क्या परिचय है। संगठन शब्द आंग्ल भाषा के जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है ऐसे अवयव जो आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं और वे सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। संगठन क्या हुआ? संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है हिंदी रूप है, जिसका अर्थ ऐसे अवयव से है जो आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित यानी कि जो है ये इंटर रिलेटेड है, यानी कि अपने में जो है आंतरिक रूप से जो है सब संबंधित होते हैं। वे सभी मिलकर क्या करते हैं? एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। संगठन का परिभाषा दिया है मैकफार्लैंड ने। ठीक है। मैकफार्लैंड ने संगठन के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। क्या कहा है? कि निश्चित व्यक्ति है, लेकिन वो निश्चित है, और समूह द्वारा, वो उस व्यक्ति का समूह है, और समूह द्वारा निश्चित कोई कार्य भी जो वो करने वाले हैं वो कार्य भी निश्चित है, और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। ठीक है। लूथर गुलिक ने कहा है इस संबंध में कि संगठन जो है सत्ता का औपचारिक ढांचा है, यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल मीन्स यानी कि ये पब्लिक मीन्स हो गया कि ये सरकारी ढांचा है, ये निजी ढांचा नहीं है, ये किसी निजी कंपनी का नहीं है, ये औपचारिक यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित
और निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। ये 3 बातें जो है लूथर गुलिक ने कहा है। क्या कहा है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों का विभाजित और निर्धारित करना, साथ ही उनका समन्वय करना। ठीक, विलियम सुल्जे ने कहा है, क्योंकि अगर हम संगठन के ऊपर अगर क्वेश्चंस आता है तो संगठन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ जितने विद्वानों ने परिभाषित किया है संगठन को, तो 2-3 विद्वानों की परिभाषा भी देना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये परिभाषा को जो है आप लोग जान लेंगे, जो सबसे छोटा वर्ड में लगे, सबसे छोटा वाक्य में रहे, उसी को याद करने का प्रयास करेंगे, लिखने का भी उसी को प्रयास करेंगे। अब आइए हम जान लेते हैं कि संगठन कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार का संगठन होता है। संगठन का जो है यहाँ पे एक औपचारिक संगठन है और एक अनौपचारिक संगठन होता है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी औपचारिक संगठन क्या है। औपचारिक संगठन संगठन का वह स्वरूप है जो व्यवस्थित और नियोजित ढंग से बनाया जाता है। औपचारिक संगठन संगठन का वह स्वरूप है, यानी वह स्ट्रक्चर है जो व्यवस्थित और नियोजित ढंग से बनाया जाता है, प्लानिंग के तहत बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक लेवल पर उसका जो स्थिति है, अधिकार है और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया जाता है। ये औपचारिक संगठन है। परिभाषा दिया है साइमन ने, किसका? औपचारिक संगठन का। कहता है कि औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार तथा संबंधों को जानबूझकर औचित्य के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है। ठीक, ये परिभाषा दिया है साइमन ने। ठीक, क्या कहा है कि औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार तथा संबंधों को जानबूझकर औचित्य के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है। उर्विक ने कहा है, उर्विक ने क्या कहा है कि संगठन से तात्पर्य है औपचारिक ढांचा, यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसकी रचना स्पष्ट मतलब थ्योरी, रूल, रेगुलेशन के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा है, उर्विक ने जो है बहुत अच्छा परिभाषित किया है। वर्नाड ने भी परिभाषित किया है, फिफनर ने भी परिभाषित किया है। फिफनर का जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये फिफनर का एग्जाम में बार बार जो है ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। फिफनर का है कि औपचारिक ढांचा अंतिम सत्ताधारियों की दृष्टि में आधिकारिक संगठन है, यानी आधिकारिक है, ऑफिशियल है। यह ऑफिशियल ढांचा है और इस प्रकार यह कानूनी भी है, यानी लीगल होता है। लीगल कोई भी चीज़ जो है वो सरकारी होता है, ठीक है, औपचारिक होता है, ठीक है, आधिकारिक होता है। ठीक, तो ये है संगठन का जो है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन को हमने परिभाषित किया। अब जो है औपचारिक संगठन की विशेषता या लक्षण को जानते हैं कि औपचारिक संगठन का क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके कई प्रकार के लक्षण इसे हम पॉइंट्स के रूप में दिए हैं और इस पॉइंट्स को आप जो है पॉइंट्स के आधार पर और लंबा चौड़ा कर सकते हैं। जैसा कि पहला हमने कहा है, पहला जो कहा है कि यह संगठन व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर बनाया गया जो है ये औपचारिक संगठन की पहली विशेषता है या पहला लक्षण है। इसे और 2-3 लाइन जो है बढ़ा करके इस आधार पर, इसका मेन आधार है कि यह जो है व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है। दूसरा है कि यह प्रदत्त अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा होता है यह अव्यक्तिगत होता है, क्योंकि ये ऑफिशियल है, आधिकारिक है और ये लीगल संगठन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। लीगल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये व्यक्तिगत नहीं हुआ, ये सरकारी हुआ, ये गवर्नमेंट का है, ये ऑफिशियल हुआ। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है इसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। समझ गए?
क्या कहा है इसमें, प्रत्येक स्तर पर स्थिति यानी उसका पोजीशन, उसका क्या राइट्स है, क्या उसका जो है उत्तरदायित्व है, यह स्पष्ट कर दिया जाता है। 5वां पॉइंट है कि इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत पाया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड होता है। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स हो गया कि एक के ऊपर एक अधिकारी होता है, ठीक है। तो उस पूरे संगठन का जो है यानी पूरे जो उसका एक के बाद एक, जैसे कि पियून से लेकर के प्रबंधक तक, तो उसका एक पूरा एक संगठन होता है, वो क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। छठा जो है किसमें, श्रम विभाजन संभव होता है। श्रम विभाजन मीन्स कि जो भी काम है तो किसका कौन सा काम होना चाहिए वो स्पष्ट रूप से विभाजित किया हुआ रहता है। 7वां पॉइंट है विशेषता या लक्षण का, कि इसमें संगठन चार्टों का निर्माण और प्रयोग किया जाता है। एक चार्ट बनाया जाता है, चार्ट में जो है काम रहता है, काम के बगल में जो है या पहले अधिकारी का नाम रहता है, जो भी अधिकारी है पियून से लेकर के बड़े पदाधिकारी तक, तो इस सब का जो है काम एक चार्ट में जो है लिखा रहता है। और ये जो है हम प्राइवेट में भी देखे हैं और सरकारी में भी देखे हैं, ठीक है। प्राइवेट में भी देखे हैं कि जैसे ऑफिस प्रवेश किए तो ऑफिस जाने के सबसे पहले जो है चार्ट है, बोर्ड पे चार्ट लिखा हुआ है, अब उसको देख करके जो है हमें दिन भर का काम करना है, ठीक। अब तो ये लक्षण आ गया। अब जो है हमें औपचारिक संगठन का लाभ को जानना है कि इस औपचारिक संगठन से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो पहला लाभ है या गुण कि अधिकारों, जो पहला है यह अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या के कारण आपसी मतभेद नहीं उभर पाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपसी मतभेद नहीं होता है, सब अपना अपना काम के प्रति जो है उत्तरदायी होता है और अपने काम को करने में सब लगे रहते हैं और एक दूसरे से हेल्प भी लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट्स है, पूर्णतया नियोजित होने के कारण इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक काम को जो है हमने भी कर लिया और आपने भी कर लिया, किसी और ने भी कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि पता नहीं है कि किसको कौन सा काम करना है। लेकिन औपचारिक संगठन में सबको अपने अपने कामों के बारे में पता है कि हमको यही काम करना है, तो इसमें क्या होता है कि एक काम को दोहराया नहीं जाता है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों के निश्चित होने से उनके मध्य अंतर जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, सबको अपने अपने उत्तरदायित्व के बारे में जो है पता है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो को लेकर के जो है सारे पदाधिकारी या अधिकारी काम करते हैं, तो क्या हो जाता है कि अंतर जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चौथा पॉइंट्स है कि अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की वजह से संगठन के कर्मचारियों में टाल मटोल की आदत नहीं पाई जाती है। ये तो स्वाभाविक ही है कि सबका काम जो है बटा हुआ है, तो कोई टाल क्यों सकता है, कैसे सकता है, मेरा ये काम है तो ये काम दूसरे के लिए कैसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा चार्ट में लिखा हुआ है कि ये काम मुझे करना है। पांचवा जो पॉइंट है कि संगठन के इस रूप में अवसरवादिता और पक्षपात के अवसर जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या है, अवसरवादिता जो है नहीं पाया जाता है। तो आइए जो है अब हम एक छठा पॉइंट है कि औपचारिक संगठन जो है उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त और सरल है। क्या है, औपचारिक संगठन क्या है, संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त है और इजी है। सातवां पॉइंट्स है कि इसमें किसी एक ही व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, इस प्रकार अत्यधिक महत्व की स्थिति समाप्त नहीं होती है। आठवां पॉइंट्स है कि इसमें कार्यों के सही परिमापों का भली प्रकार निर्धारित संभव है। नाइन्थ पॉइंट है कि कार्यों और दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होने से कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना व्याप्त होती है, ठीक है, व्यापक होती है सुरक्षा की भावना। तो ये जो है औपचारिक संगठन के गुण कहिए या फिर जो है लाभ कहिए, ठीक। अब हम जानते हैं कि लाभ के अलावे औपचारिक संगठन में कुछ दोष भी है। तो किसी भी चीज़ में जो है किसी के पास अगर गुण है तो कुछ दोष भी है, अगर दोष है तो गुण भी है। क्या है दोष,
क्या डिमेरिट्स है या क्या डिसएडवांटेज जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है, या फिर इसकी क्या आलोचना की गई है, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा, दोष या फिर आलोचना, ठीक है, कुछ भी रहेगा या हानि रहेगा तो आप इसे ही लिखेंगे। पहला है कि औपचारिक संगठन का एक दोष यह है कि इसमें अधिकारी स्वहित में अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट्स है, इसमें पहल करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तीसरा है कि इसमें औपचारिक संगठन यांत्रिक मशीन की भांति हो जाते हैं, जो कि मनुष्यों से ज़्यादा अपने नियमों और नीतियों को महत्व देता है। चौथा पॉइंट्स है कि औपचारिक संगठन अनौपचारिक संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कहता है कि वो इनफॉर्मल जो संप्रेषण है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट्स है कि इसमें एक दोष यह भी पाया जाता है कि इसमें समन्वय की समस्या बनी रहती है। पांचवा पॉइंट्स है। छठा पॉइंट्स, इस संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक संगठनों की मान्यताओं और भावनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक। सातवां पॉइंट्स है कि इस संगठन में मनुष्य संगठन का साध्य ना होकर साधन बन जाता है। चलिए, ये आलोचकों का आलोचना करने का काम है, लेकिन कहता है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो आपका बुराई या फिर अच्छाई किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर 100 अच्छाई है, अगर आप में अगर एक बुराई है तो अच्छाई बिल्कुल ही नहीं दिखेगा लोगों को, लेकिन बुराई अगर एक भी है तो वो दिख जाता है। वही बात ये संगठन के प्रति भी है। तो चलिए, इस पर ध्यान नहीं देना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि औपचारिक संगठन हो गया। अब आता है अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना सोशियो साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक संगठन को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। प्रत्येक संगठन में प्रायः व्यक्ति अपनी औपचारिक सीमाओं से निकलकर एक अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। इसे किसी पूर्व नियोजित या व्यवस्थित ढंग से निर्मित नहीं किया जाता है, बल्कि यह स्वयं ही उत्पन्न होता है। क्योंकि ये निजी है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट है, तो प्राइवेट लोग क्या करते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो पहले से नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन बना हुआ है उसी के आधार पर हमें चलते जाना है। नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि लोगों के डिमांड के अनुसार, लोगों के नीड के अनुसार या लोगों के इम्पोर्टेंस के अनुसार जो है काम किया जाता है। बस इतना ही समझिए। ठीक। इसकी भी परिभाषा बर्नार्ड ने दिया है, इसे आप देख लेंगे। डेविड ने भी दिया है, प्रोफेसर डेविस। इन्होंने कहा है कि अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल या तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या विशेषता है या क्या लक्षण है। ठीक है, इसे जान लेते हैं। इसमें पहला है कि यह स्वतः उत्पन्न होता है। स्वतः इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि हमने धरातल पर देखा कि लोगों की आवश्यकता क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों का महत्व क्या है और लोगों की क्या मांग है, तो उस अनुसार से यह जो है अपना बना लेता है। दूसरा है कि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। तीसरा है कि यह पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों, सामाजिक समूहों की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। चौथा है कि यह औपचारिक चित्र में नहीं पाया जाता, यह फॉर्मल चार्ट में नहीं पाया जाता है। पांचवा है कि इसमें नेतृत्व भी अनौपचारिक ही होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, नेतृत्व भी अनौपचारिक ही होता है। छठा पॉइंट्स है, इसमें भी स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण मीन्स एक के बाद एक अधिकारी के बाद दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी, यानी कि नीचे से लेकर के, यानी हायरार्की सिस्टम इसमें भी होता है।
7वां पॉइंट्स में कहा गया है कि इसमें मनुष्य की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक, इसमें मनुष्य की भूमिका होती है तथा वह मनुष्य को मशीन की पुर्जे की भांति जड़ नहीं मानता है। आगे पॉइंट्स है कि इसके अनुसार सांगठनिक व्यवहार जो है बड़ा जटिल होता है और इसमें मानव जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ जाते हैं। हमने कहा ये प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें तो फोर्स तो होगा ही। ठीक, अब आइए जानते हैं कि अनौपचारिक संगठन का लाभ क्या है। तो यह औपचारिक संगठन की कार्यों को पूरा करता है। दूसरा है कि यह कार्य समूह की जो संतुष्टि है या अस्थायित्व को प्रदान करता है। तीसरा है यह संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है, कम्युनिकेशन का उपयोगी मार्ग है। अगला है कि इसकी उपस्थिति अधिशासियों एग्जीक्यूटिव को योजना निर्माण तथा सतर्कता पूर्वक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पांचवा है कि इसके माध्यम से सदस्य वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। छठा है यह प्रबंध की योग्यताओं संबंधी कमियों को दूर करता है। सातवां है कि यह सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, अब आइए जान लेते हैं कि इसका दोष क्या है, डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि यह प्रकृति से विद्रोही है। ठीक है, ये प्रकृति से यानी ये नेचर के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एजेंसी जो क्या करता है उसको सिर्फ लाभ कमाना रहता है। ठीक है, लाभ ही लाभ, उसको प्रकृति में क्या हानि हो रहा है। आज जो ऐसी स्थिति देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ये प्राइवेट सेक्टर का ही काम है, क्योंकि वो प्रकृति के विद्रोही होता है। प्रकृति के साथ वो विद्रोह करता है, वो विरोधी होता है, वो अन्याय करता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ लाभ ही लाभ है। किसको हानि होगा, उसके कर्मचारी को हानि हो रहा है कि प्रकृति को हानि हो रहा है। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है। दूसरा है कि यह समूह की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है। ठीक, तीसरा है यह उत्पादकता में वृद्धि संबंधी प्रबंध के प्रयत्नों की सफलता में बाधक होता है। चौथा है इसमें असत्य समाचारों का प्रसारण होता है। पांचवा है यह प्रबंध में अव्यवस्था फैलाता है। छठा है समूह की निर्णय और भावना के अत्यधिक प्रभाव के फलस्वरूप सदस्यों में क्या होता है, व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियोज में हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है।